जब भी हम MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करते हैं, हमारे जहन में बस एक ही ख्याल आता है और वो है सुपर हीरोज। वैसे तो हम ये जानते हैं कि MCU के अंदर सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की भरमार है, जिनमें से कुछ तो हमें MCU के पहले फेज में देखने को भी मिल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बात माने तो ये बस शुरुआत है। MCU के अंदर अभी ऐसे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस हैं जो इस यूनिवर्स को बहुत ही कमाल का बनाने वाले हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसे MCU के पावरफुल कैरेक्टर्स को लेके आए हैं जो शायद MCU के अगले फेज में जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सच मानिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे उसका नाम एडम वॉरलॉक है। एडम वॉरलॉक का जन्म हजारों साल पहले इंसानियत को बनाने के लिए हुआ था। एडम वॉरलॉक को कुछ रिसर्चर्स के ग्रुप ने बनाया था जिनका नाम एनक्लेव था। एडम वॉरलॉक के जरिए एनक्लेव एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को बनाना चाहते थे जो आगे चल के पूरी इंसानियत को इवॉल्व करता। मतलब आसान शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि ये सबसे पहला इंसान था। एडम पैदा होते ही इतना समझदार था कि वो एनक्लेव के इरादों को जान गया था कि वो लोग उससे गलत काम कराना चाहते हैं, इसलिए वो पैदा होते ही एनक्लेव्स को मार के अपने कॉम्प्लेक्स से भाग जाता है। ये एडम का पहला जन्म था जिसमें उसका नाम हिम था। उसके बाद उसका फिर से जन्म होता है जिसमें उसका नाम पड़ता है वॉरलॉक, और इस बार उसका नाम रखने वाले थे हाई इवोल्यूशनरी, जिन्होंने उसे जीने का मकसद दिया। बात करें अगर एडम वॉरलॉक की पावर्स की तो वो एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता था, साथ ही में उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी थी जो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सुपर हीरो बनाती थी। मार्वल ने एडम वॉरलॉक को भी बहुत जल्द इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना लिया है, जिसकी झलक हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट सीन में भी देखने को मिल गई थी। अगला कैरेक्टर जिसे मार्वल बहुत जल्द MCU के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है उसका नाम है मेफिस्टो। मेफिस्टो द डेविल किंग। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि वो कितना पावरफुल है। मेफिस्टो हेल का राजा है। मेफिस्टो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने डीमंस को अक्रॉस डिमेंशंस मूव करा सकता है। मार्वल ने हाल ही में मेफिस्टो के काफी सारे रेफरेंसेस हमें अपनी मूवीज में दिखाए हैं। इसको लेके भी उनका प्लान बहुत साफ है। अगर न्यू लीक्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मार्वल घोस्ट राइडर को MCU में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पहले मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने वांडा विजन में दर्शकों को मेफिस्टो जैसे शैतान के रेफरेंस काफी बार दिखाए हैं। वैसे अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो मेफिस्टो ज्यादातर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है। इसीलिए एक हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मल्टीवर्स मैडनेस में हमें ये भी देखने को मिल जाएगा और इसी फिल्म से इसकी MCU के अंदर प्रॉपर एंट्री हो जाएगी। और आप जानते हैं मेफिस्टो इतना ज्यादा इविल है कि इसने एक बार एडम वॉरलॉक तक की आत्मा का सौदा करने की कोशिश करी थी। अगर बात अब मेफिस्टो की पावर्स की जाए तो मेफिस्टो बहुत बड़ा सॉर्सरस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और लायर है, जो इसे बहुत खतरनाक बना देती है। अगला कैरेक्टर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसके चांसेस मार्वल के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बहुत ज्यादा हैं। उसका नाम है गैलेक्टस द प्लैनेट ईटर। थैनोस की मौत के बाद से ही हम गैलेक्टस की एंट्री का MCU के अंदर अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इस अगले फेज का मेन सुपर विलन गैलेक्टस हो सकता है। पर मेरी बात का यकीन मानिए, थैनोस तो गैलेक्टस के सामने कुछ भी नहीं है। गैलेक्टस तो एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जिसके काम में खुद कभी सेलेस्टियल तक दखल नहीं देते हैं। गैलेक्टस मार्वल के टॉप पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है जो कभी एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन एक कॉस्मिक इवेंट के कारण वो आम इंसान से बदल जाता है और बन जाता है गैलेक्टस द प्लैनेट ईटर। अगर आप गैलेक्टस की ओरिजिन की कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। अब अगर बात गैलेक्टस की पावर्स की करें तो उसके अंदर शक्तियों का भंडार है, जैसे इमॉर्टैलिटी, रियलिटी वॉर्पिंग और सुपर ह्यूमन स्टैमिना। अब चौथे नंबर पर हम जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। उसका नाम है द बियॉन्डर। बियॉन्डर एक ऐसी एंशिएंट रेस है जो शायद इस पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बियॉन्डर की कहानी भी धरती से जुड़ी हुई है। ये बात हजारों साल पुरानी है। बियॉन्डर एक ऐसी रेस है जो खुद को सबसे ज्यादा इवॉल्व और कंप्लीट मानते हैं। इसीलिए जब उन्हें इंसान और पृथ्वी के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। इसीलिए उन्होंने सालों तक हमारी धरती को ऑब्जर्व किया और जाना कि इंसान पूरी तरह
कंप्लीट हुए ही नहीं है, मतलब कि पूरी तरह इवॉल्व ही नहीं हुए हैं। बियॉन्डर के हिसाब से ये क्रिएशन कंप्लीट ही नहीं थी। अब यहाँ बात आती है बियॉन्डर के एमसीयू के अंदर इंट्रोडक्शन की। तो इसे मार्वल दो तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकती है। या तो वो सीधे बियॉन्डर वाले सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें बियॉन्डर एक एक्सपेरिमेंट करता है और पृथ्वी से कुछ हीरोज को उठा के एक प्लेनेट पर छोड़ देता है और उनके सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है कि उन्हें आपस में लड़ना पड़ता है। आसान शब्दों में एमसीयू का स्क्विड गेम। पर मुझे नहीं लगता ऐसा एमसीयू करेगा, इसलिए दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें उसे द वॉचर के अगेंस्ट प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादातर कॉमिक्स में द वॉचर से ही लड़ते हुए नजर आता है। और एमसीयू ने अभी हाल ही में द वॉचर की एक सेपरेट फिल्म अनाउंस भी की है। बियॉन्डर के बाद अगला नंबर जिस सुपर हीरो का है उसे आप एमसीयू का सुपरमैन भी बोल सकते हैं। अगर आप ट्रू मार्वल फैन हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ सेंट्री की बात कर रहे हैं। सेंट्री को भी अभी तक एमसीयू के अंदर एंट्री नहीं मिली है। सेंट्री की कहानी भी कैप्टन अमेरिका की तरह ही है। वो भी पहले आम इंसान हुआ करता था, लेकिन एक सीरम की वजह से बन जाता है सेंट्री। लेकिन ये सीरम कोई आम सुपर सोल्जर सीरम नहीं था। ये बात 1947 की है। जब कैप्टन अमेरिका सीरम सक्सेसफुल हो गया था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने और ताकतवर सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश करी थी, जिसके लिए उन्होंने सीरम की ताकत को 1000 गुना बढ़ा दिया था। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। लेकिन फिर से काफी सालों बाद इस एक्सपेरिमेंट को एक रॉबर्ट रेनल्ड नाम के आदमी ने इनिशिएट किया और तैयार किया गोल्डन सेंट्री सीरम, जिसे पीने के बाद वो सेंट्री बन गया। अब फिर से सवाल यही आता है कि मार्वल कैसे सेंट्री को एमसीयू में एंट्री दे सकती है, जिसमें सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी द वॉइड यानी कि नल वर्सेस सेंट्री की हो सकती है। और नल की एंट्री हमें इसलिए एमसीयू में पॉसिबल लग रही है क्योंकि हाल ही में वेनम लेट द कार्नेज बिगिन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम और एडी हाइव माइंड की बात करते हुए दिखाए गए हैं। अब अगर बात उसकी पावर्स की जाए तो वो स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी और इंटेलिजेंस के साथ एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो बन जाता है। अब सेंट्री के बाद नंबर आता है द वन अबव ऑल का, द सुप्रीम गॉड, जो कि सुप्रीम रूलर है मल्टीवर्स का और ज्यादातर मल्टीवर्स के मैटर्स में ही इंटरवीन करते हुए पाया जाता है। द वन अबव ऑल ने ही सारी मल्टीवर्स की लाइफ फॉर्म बनाई है। वो सुप्रीम गॉड है, उसके बाद कुछ नहीं है। वो एक लिविंग ट्रिब्यूनल है। द वन अबव ऑल और एडम वॉरलॉक का एक सीक्वेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें एडम वॉरलॉक बन जाता है लिविंग ट्रिब्यूनल। लेकिन वो सीक्वेंस बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम उस सीक्वेंस को एक अलग वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। अब अगर बात द वन अबव ऑल की एंट्री की करें तो इसकी एंट्री भी हमें इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी आगे एमसीयू में हमें मल्टीवर्स से जुड़े काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। और जहां मल्टीवर्स इन्वॉल्व होता है वहां द वन अबव ऑल इन्वॉल्व होता है। इसकी पावर्स की कोई सीमा नहीं है। ये मल्टीवर्स बना सकता है और उसे पल में तबाह भी कर सकता है। ये एक ओमनीपोटेंस, ओमनीप्रेजेंस और ओमनीसाइंस क्रिएचर है। अब बात करते हैं अगले सुपर हीरो की, जिसका नाम है बीटा रे बिल, जो हमको एमसीयू के फेज में जल्द ही देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं कॉमिक्स के अकॉर्डिंग थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर दरअसल बीटा रे बिल का हथियार था और उसे सिर्फ बीटा रे बिल के लिए ही बनाया गया था और उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज है जो कि थॉर के अंदर है। आपको वो रैग्नारॉक की सकार वाली फाइट याद है जो थॉर और हल्क के बीच में होती है? दरअसल अगर कॉमिक्स रेफरेंस की बात की जाए तो वो फाइट सकार पर ही हल्क और बीटा रे बिल के बीच में हुई थी, जिसमें बीटा रे बिल स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से वो फाइट हल्क से जीत गया था। बीटा रे बिल एटर्नल रियाम से नहीं है, फिर भी उसके हैमर में पावर्स ओडिन की वजह से आती है और वो हमेशा एसगार्ड की तरफ से लड़ता आया है। वैसे दुश्मनों पर एक एसगार्डियन थॉर ही भारी पड़ता है, लेकिन अगर एमसीयू में एक और थॉर जैसा एसगार्डियन आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। और बीटा रे बिल के थॉर के साथ ही इंट्रोड्यूस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है और ये भी हो सकता है कि बीटा रे बिल हमें थॉर लव एंड थंडर में थॉर के साथ लड़ता हुआ भी दिखाई दे। अब अगला सुपर हीरो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो भी उन्हीं पौराणिक गाथाओं में से ही है जिनमें से थॉर निकल के आया है। ये एक हाफ गॉड है जिसे हम हरक्यूलिस के नाम से जानते हैं। वैसे तो हमें अभी तक एमसीयू नॉर्स माइथोलॉजी से ज्यादा कनेक्टेड नजर आया है, लेकिन मार्वल के अंदर एक पैरेलल यूनिवर्स ऐसा भी है जहां गॉड एसगार्डियन नहीं बल्कि ओलंपियंस हैं और यहीं पर एग्जिस्ट करता है हरक्यूलिस, जो हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन होने की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हरक्यूलिस की मॉम एक एम्फीट्रायोन थी। ज़्यूस ने एम्फीट्रायोन के राजा को सबक सिखाने के लिए उसकी वाइफ को इस्तेमाल किया और जब वहाँ के लोगों को हरक्यूलिस के बारे में पता
चला तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को एथना की गलियों में सड़ने के लिए फेंक दिया। ज़्यूस की बीवी हेरा हरक्यूलिस को मारना चाहती थी, इसलिए हेरा हरक्यूलिस को एथना की गलियों से उठा लाई, पर हरक्यूलिस गॉड सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ था, इसलिए हेरा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। एक रिपोर्ट के अनुसार हरक्यूलिस भी थॉर लव एंड थंडर से मार्वल यूनिवर्स के अंदर एंट्री मार सकता है, और अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है तो थॉर लव एंड थंडर एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन पैकेज लेके हमारे सामने आने वाली है। ये तो बात थी हरक्यूलिस की, लेकिन अब हम जिस मार्वल कैरेक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो शायद सुपर हीरोज के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। हम बात कर रहे हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड की, जो रीड रिचर्ड्स और सू रिचर्ड का बेटा है और जिसे हम इम्पॉसिबल बॉय के नाम से जानते हैं। वैसे तो फ्रैंकलिन हमेशा ही सपोर्टिंग रोल में नजर आया है फैंटास्टिक फोर के, पर फिर भी वो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। वो रियलिटी को वॉर्प कर सकता है और फ्यूचर भी देख सकता है, और साथ ही में फ्रैंकलिन यूनिवर्स और मल्टीवर्स भी क्रिएट कर सकता है। अब अगर फ्रैंकलिन के अपीयरेंस की बात की जाए तो ये कहना ऑब्वियस होगा कि वो फैंटास्टिक फोर के साथ जल्द ही आपको एमसीयू में नजर आने वाला है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जिस सुपर पावर बीइंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन ऐसा सुपर विलन है जो किसी भी चीज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मॉलिक्यूल मैन अर्थ पर पैदा हुआ एक आम इंसान था जिसका नाम ओवेन रीस था, जो एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब किया करता था। वो एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही बहुत लो कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा हुआ था। इसका मतलब वो मेंटली बहुत ज्यादा वीक था। एक दिन एक एटॉमिक रिएक्टर में कुछ खराबी हो जाती है, जिसे सही करते हुए ओवन एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैनिपुलेट करने की पावर्स मिल जाती है। वातु द वॉचर मॉलिक्यूल मैन को ऑब्जर्व कर लेता है और मिस्टर फैंटास्टिक को उसके बारे में बताता है कि आने वाले समय में ये तुम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। अब ये तो जाहिर हो गया है कि मॉलिक्यूल मैन भी फैंटास्टिक फोर के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपीयर हो सकता है। आप जानते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद वातु द वॉचर ने मॉलिक्यूल मैन को एक ऐसे डिमेंशन में भेज दिया था जहाँ टाइम बहुत ही तेजी से निकलता था, बस यही सोच की वजह से कि वो वहाँ जल्दी बूढ़ा होके मर जाएगा। लेकिन वातु ये नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक खतरे को धरती पर से टाल रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन का बेटा भी सेम ऐसे ही पावर्स के साथ पैदा हो चुका था और वो इससे भी बड़ा खतरा बनने वाला था। तो ये थे कुछ ऐसे एमसीयू के कैरेक्टर्स जो शायद जल्द ही आपको मार्वल के अगले फेज में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे इन सभी कैरेक्टर्स पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की, जिसमें हम आपको इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से समझा पाएंगे। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबा के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।